Hello friends, welcome to EduTab. So today we are starting with the sixth lecture of CAIIB on the go series for the subject BRBL. And our agenda will be FSDC, Financial Sector Development Council and Monetary Policy. काफी सारी मजेदार बातें सीखने को मिलेंगी. आपको केवल और केवल अटेंटिव रहना है एंड यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम. तो लेकर प्रभु का नाम, आइए चर्चा शुरू करें. नाउ बिफोर मूविंग अहेड, एक छोटी सी बात मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि एड्यूटैप ने बहुत एफर्ट्स लेकर कुछ फ्री मटेरियल तैयार किए हैं. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करने से आप लोगों के सामने एक ऐसा पेज खुल जाएगा where these ebooks contain the most important topics, solve past year questions with answer key, practice multiple choice questions and detailed syllabus. करना क्या है? You just need to fill your name, email ID, WhatsApp number, what describes you the best and year of exam attempt and tick in this checkbox. तो ये ई बुक डाउनलोड हो जाएगा और मस्ती से पढ़िए. बाकी हम लोग कुछ कोर्सेज भी लॉन्च करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल. सर बातें बहुत हो गई, अब पढ़ाना शुरू कीजिए. तो आपका हुक्म सर आंखों पे. सो लेट्स स्टार्ट विथ फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल. Here we are going to first take a brief introduction, then we will be switching to composition, फिर हम इनके फंक्शंस देखेंगे एंड फाइनली विंग्स. एकदम आराम से हौले हौले समझना है. वी आर नॉट इन अ हरी. सो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल. तो हमारे देश में है ना, बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं, जैसे कि बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए आरबीआई है, कैपिटल मार्केट के लिए है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर इट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और पेंशन फंड्स के लिए पीएफआरडीए. So there are different regulators for different sectors of the financial sector. इन सारे रेगुलेटर्स के बीच के कोऑर्डिनेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, फाइनेंशियल सिस्टम एकदम स्मूथली फंक्शन करे, so in December 2010 this FSDC was constituted by the government of India. क्या ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है क्या? नो, इट इज नॉट क्रिएटेड बाय एनी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. ओके, so financial sector regulation is vital for developing a healthy and efficient financial system in the economy. There are different regulators, like for commercial banks NBFC it is RBI, capital market के लिए SEBI, insurance sector के लिए IRDAI and pension funds के लिए PFRDA. अब ये सारे के सारे रेगुलेटर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन ठीक से हो, फाइनेंशियल सिस्टम स्मूथली फंक्शन करे, इसलिए दिसंबर 2010 में फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया. ओके, यहां मैंने आपको एक थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया अबाउट दिस काउंसिल. नाउ कम टू द कॉम्पोजिशन. इस एफएसडीसी का चेयरमैन होता है फाइनेंस मिनिस्टर. हमारे देश के करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन. फिर कुछ मेंबर्स भी होंगे, जैसे कि हेड्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी का हेड, आईआरडीएआई का हेड और पीएफआरडीए का हेड. फिर फाइनेंस सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी, चेयरमैन ऑफ आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. फिर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर,
secretaries from DEA, Department of Economic Affairs, then secretaries from TFS, Department of Financial Services, secretaries from the Revenue Department, and secretaries from Ministry of Electronics and Information Technology. याद आपको क्या रखना है कि इस फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर. ये नहीं भूलोगे आप. ओके. फिर आइए इनके फंक्शंस में. कितने पॉइंट्स हैं? 4. पहला, इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन. क्या ये आप ऑलरेडी आपको पता है? हाँ, कि डिफरेंट रेगुलेटर्स के बीच के कोऑर्डिनेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए ही एफएसडीसी का गठन किया गया. फिर फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन. एग्जाम्पल खेल से बताऊंगा कि मेरे गांव में एक फार्मर है जिसने आज तक कभी बैंक का चेहरा ही नहीं देखा. इसलिए सो इन ऑर्डर कि इनका भी फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, ये भी बैंकिंग सर्विसेज को अवेल कर पाए, तो फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन रन किए गए वेयर ही लर्न्स टू ओपन अ बैंक अकाउंट. उन्हें डिजिटल पेमेंट्स को यूज करने के बारे में सिखाया जा रहा है और कैसे हम अपने पैसे को बचा पाए, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स होते हैं. तो लोगों को एडुकेट करके फाइनेंशियली लिटरेट करके उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? क्या वो भी अब बैंकिंग सर्विसेज यूज कर रहे हैं? हाँ. तो पहला फंक्शन है इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन और दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन. फिर है मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट. कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान चाहे आप बिजनेसमैन का बात कर लो या फिर इंडिविजुअल्स का बात कर लो, ऑल वेर फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज. तो एफएसडीसी ने कोऑर्डिनेट किया विद द फाइनेंशियल रेगुलेटर्स. फाइनेंशियल रेगुलेटर्स कौन कौन हुए? आरबीआई, सेबी, पीएफआरटीए, आईआरडीएआई, टू एंश्योर कि हमारे कंट्री के बैंक जो हैं वो स्टेबल रहे, उनके पास इनफ फंड्स शुड बी अवेलेबल. अगर बैंक के पास पैसे होंगे तभी तो वो हमें लोन देंगे ना. So FSDC coordinated with the financial regulators to ensure that banks remain stable, had enough funds and continued providing loans to support the economy. ठीक है. फिर मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन. दिस पॉइंट इज गुड. मैक्रो का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? एंटायरिटी, मतलब टोटलिटी में देखेंगे हम. तो इट मीन्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम, नॉट जस्ट वन इंस्टीट्यूशन. लाइक एबीसी ग्रुप का अपना एक बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी भी है और म्यूचुअल फंड भी है. अब समझिए कि अगर इस ग्रुप को ह्यूज लॉसेस हो जाए तो यह प्रॉब्लम इनके सारे बिजनेसेस को इंपैक्ट करेगा. उसमें बैंक भी आ गए, उसमें इंश्योरेंस कंपनी भी आ गए, उसमें म्यूचुअल फंड भी आ गए. और हम जो पब्लिक है वो बैंक में भी अपने पैसे डालते हैं. वी आर कनेक्टेड विद द इंश्योरेंस बिजनेस और हम लोग एसआईपी वगैरह भी करवाएंगे. तो अगर एबीसी ग्रुप डूबता है, अगर एबीसी ग्रुप को लॉस होता है तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली वो पब्लिक को भी तो इंपैक्ट कर रहा है. सो इफ इट सफर ह्यूज नुकसान, द प्रॉब्लम कैन स्प्रेड टू ऑल दिस बिजनेसेस एंड अफेक्ट द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम्स. सो एफएसडीसी monitors such risk and coordinates with regulators to prevent financial crisis. समझ में आया? हाँ सर, ये तो आसान था. So till now we are through with the introduction of Financial Sector Development Council, composition of members और इनके functions के बारे में जानकारी मिली. Now come to the wings of FSDC. एक है सब कमिटी और दूसरा है अदर विंग्स. अदर विंग्स विद इन दिस काउंसिल as inter-regulatory technical groups, technical group on financial inclusion and financial literacy,
इंटर रेगुलेटरी फोरम फॉर मॉनिटरिंग financial conglomerates, working group on resolution regime for financial institutions, macro financial monitoring group, early warning group and crisis prevention and monitoring framework. 2-3 बार ये नाम आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में, अगर एग्जाम में तो एमसीक्यू ही आना है, तो ये लोग क्या करेंगे ना कि कोई 2-3 ऑप्शंस डाल देंगे और बोलेंगे विच वन इज नॉट अ विंग ऑफ एफएसडीसी. So just read the names 2-3 times. हर एक विंग के कौन हेड्स होंगे उसको मैंने एक टेबल फॉर्म में आपके सामने रख दिया. जैसे एफएसडीसी का हेड तो फाइनेंस मिनिस्टर है, ये आप जानते ही हो. ऐसे ही एफएसडीसी सब कमेटी का जो हेड होता है ही इज आरबीआई गवर्नर. फिर इंटर रेगुलेटरी टेक्निकल ग्रुप का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द आरबीआई. फिर टेक्निकल ग्रुप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई. देन इंटर रेगुलेटरी फोरम फॉर मॉनिटरिंग फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स, ये भी डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई ही है. फिर वर्किंग ग्रुप ऑन रेजोल्यूशन रेजीम फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई. फिर मैक्रो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग ग्रुप का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर. अर्ली वार्निंग ग्रुप का डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई. और क्राइसिस प्रिवेंशन एंड मॉनिटरिंग, क्योंकि एक फ्रेमवर्क है तो इसका कोई हेड तो हो नहीं सकता. तो हम लोगों ने एफएसडीसी के सारे विंग्स का नाम जाना और उनके कौन कौन हेड्स है ये भी हमें पता लग चुका है. अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ना, दिस इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, और आपके लिए पॉसिबल भी नहीं है कि इसे आप याद कर पाओ, इसलिए रीड एंड फॉरगेट. देखो, एफएसडीसी सब कमिटी वॉज चेयर्ड बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई. ये ज्यादा बार मीटिंग करते हैं इन कंपैरिजन टू द फुल काउंसिल. इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एफएसडीसी मेंबर्स, four deputy governors of RBI along with an additional secretary from DEA. फिर इंटर रेगुलेटरी टेक्निकल ग्रुप में इट वाज सेट अप फॉर द इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन अमंग फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स. एक बार फिर से बताइए, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स कौन कौन थे? आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए. इट इज हेडेड बाय आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. मेंबर्स इंक्लूड ED, CGM level officers from other regulators, and discusses issues relating to systematic financial stability and inter-regulatory coordination. फिर टेक्निकल ग्रुप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी. क्या होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्या होता है फाइनेंशियल लिटरेसी, दिस यू ऑलरेडी नो. अभी मैंने किसान का एग्जांपल दिया ही था. तो इट वाज established टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी, चेयर्ड बाय द आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल रेगुलेटर्स, सारे के सारे रेगुलेटर्स के रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं along with officials from DEA and DFS. DEA का क्या मतलब हुआ? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. और DFS हो गया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. फिर इंटर रेगुलेटरी फोरम फॉर मॉनिटरिंग फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स. ये फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स व्हाट डज इट मीन? देखिए, ये जो एबीसी ग्रुप था, इनका अपना एक बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड है. इस ग्रुप को ही हम फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं, क्योंकि ये एक बिजनेस में नहीं है, इट इज इनटू मल्टीपल बिजनेसेस. इट मॉनिटर्स द एबीसी ग्रुप headed by the deputy governor of RBI and senior representative from all sector regulators are members. फिर अर्ली वार्निंग ग्रुप कोऑर्डिनेट्स रिस्पॉन्स ड्यूरिंग क्राइसिस, जैसे कि कोविड-19 हुआ था.
chaired by the RBI Deputy Governor in charge of Financial Markets Department, include करता है Joint Secretary level representative from the DEA and DFS. फिर क्राइसिस को प्रिवेंट करना एंड मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क. So collaborates with the regulatory authorities to identify and mitigate emerging threats to financial and macroeconomic stability. बात को समझने का प्रयास करो. ये अर्ली वार्निंग ग्रुप क्या है? क्राइसिस के दौरान हम कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं. और दिस फ्रेमवर्क इन्वॉल्व्स कि क्राइसिस हो ही नहीं, और अगर क्राइसिस होने वाला है तो उससे अपने आप को हम कैसे बचाए. तो इट कोलैबोरेट्स विद द रेगुलेटरी अथॉरिटीज टू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट द इमर्जिंग थ्रेट्स. जो थ्रेट्स आने वाले हैं उन्हें पहले ही हम आइडेंटिफाई करके मिटिगेट करने की बात कर रहे हैं. हाईलाइट द प्रिवेंशन एस्पेक्ट अलोंग साइड मैनेजमेंट. देखो आज हम लोग के बॉडी में जो वैक्सीन लगता है दैट इज अ प्रिवेंटिव कंट्रोल. आज अगर हम लोग को समझ लो कि ट्यूबरकुलोसिस का या फिर टाइफॉइड का वैक्सीन लग गया तो हमें वो होगा ही नहीं ना. तो ऐसे ही सेम काम आपका क्राइसिस प्रिवेंशन एंड मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क का है. इट एंकर्स डिविजन्स, मॉनिटर्स एंड एनालाइज एंड टेक एक्शन ऑन इवॉल्विंग वल्नरेबिलिटीज इन देयर रेस्पेक्टिव एरियाज. सिंपल सा मतलब है इसका कि जो खतरे आने वाले हैं उनसे पहले ही अपने आप को तैयार कर लो कि भैया वो आए नहीं, हम लोग उस, और अगर आ भी गए तो उसका इंपैक्ट हम लोग पे बहुत कम से कम लगे. ठीक है. तो यहां हमारा ये भी समाप्त होता है. फिर वर्किंग ग्रुप ऑन रेजोल्यूशन रिजीम फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये एग्जामिन करता है गैप्स इन द रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क और रिकमेंड करता है अकॉर्डिंगली कि क्या चेंजेस किए जा सकते हैं. इट इज चेयर्ड बाय द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड एम्स टू एड्रेस गैप इन द नेशनल रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क vis-a-vis the financial stability board की attributes. फिर मैक्रो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग ग्रुप चेयर्ड बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मॉनिटर करता है मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स, इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आइडेंटिफाई करता है वल्नरेबिलिटीज एंड प्रोवाइड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. ओके, तो ये सब सिर्फ और सिर्फ रीड करके भूलना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इस एरिया में. ठीक है. सो एफएसडीसी की पूरी कहानी खत्म होती है. मजेदार टॉपिक तो भैया मॉनेटरी पॉलिसी है. यह आपके दिमाग को थोड़ा नर्चर करेगा, एकदम गजब मजा आने वाला है. तो बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स. पहला इसका मीनिंग एंड व्हाट आर द रिफॉर्म्स या व्हाट वेर द रिफॉर्म्स मेड इन दिस पर्टिकुलर पॉलिसी. सो इट एम्स टू मेंटेन प्राइस की स्टेबिलिटी. चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ भी ना जाए, चीजों के दाम बहुत ज्यादा घट भी ना जाए, तो प्राइस को स्टेबल रखना है. एंड इंश्योर एडिक्वेट क्रेडिट अवेलेबिलिटी. आज अगर मैं बिजनेस करना चाहता हूं या मैं अपने घर को चलाना चाहता हूं तो मुझे पैसे चाहिए, और अगर पैसे ना हो, अगर मेरे पास पैसे नहीं हो तो बैंक के पास जाएंगे ना, भैया थोड़ा लोन वोन दीजिए. बेसिकली ये जो इंश्योर एडिक्वेट क्रेडिट अवेलेबिलिटी लिखा हुआ है ना, इट इज पर्टिकुलरली फॉर द बिजनेसमैन. अगर हमारा देश में धंधा ठीक से होगा, कारोबार ठीक से चलेगा, तो उसी बिजनेस के अंदर लेबर्स भी काम करते हैं, उसमें इंप्लॉइज भी, उसमें स्टाफ भी है. तो इफ द बिजनेस इज रनिंग गुड, ऑल द स्टेक होल्डर्स विल बी सेटिस्फाइड. So monetary policy aims to maintain price stability and ensure adequate credit availability for productive sectors supporting economic growth. हम लोग का देश का यह इकोनॉमी ग्रो करेगा ही करेगा. अब इस पॉलिसी के जो रिफॉर्म्स है ना, उसको मैंने 6 पॉइंट में कैटेगराइज कर दिया है. पहला लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, दूसरा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, फिर है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसके बाद मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड शिफ्ट फ्रॉम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट टू इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट. एकदम शांति से बताऊंगा मैं. लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ये एक ऐसा मॉनेटरी टूल है या फिर ये एक ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज करके बैंकिंग सिस्टम के लिक्विडिटी को मैनेज करता है थ्रू
रेपो एंड रिवर्स रेपो ऑपरेशंस। अब ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा वेट कीजिए, क्लैरिटी मिलेगी। पहले मैं आपको रेपो और रिवर्स रेपो के बारे में बताऊंगा। तो रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच जो कंट्री का सेंट्रल बैंक है, कंट्री का सेंट्रल बैंक तो आरबीआई है, ये पैसे लेंड करता है टू द कमर्शियल बैंक। आरबीआई ने पैसे लेंड किए कमर्शियल बैंक को, यूजुअली फॉर अ शॉर्ट पीरियड। अब कमर्शियल बैंक आरबीआई का कोई सगा तो लगता नहीं है कि भाई ऐसे ही पैसे दे देगा, उसके अगेंस्ट इसको भी तो कुछ चाहिए। तो ये कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटी मॉर्गेज कर देता है एज कोलैटरल। सो रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट। आरबीआई ने ये जो शॉर्ट टर्म लोन दिया कमर्शियल बैंक्स को, तो कमर्शियल बैंक को भी तो फायदे में कुछ चाहिए। तो जो इंटरेस्ट रेट इस कमर्शियल बैंक को मिला उसे ही हम रेपो रेट कहेंगे। तो इट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द कंट्री सेंट्रल बैंक lends money to the commercial bank usually for a short period against government securities as collateral। अब मुझे ये बताइए, अगर बैंक के पास पैसे आएंगे तो वो लोन ही देंगे ना उससे। तो बैंक के पास जब मनी आया तो लिक्विडिटी बढ़ा या घटा? भैया पैसे आने से तो लिक्विडिटी बढ़ेगा, इसलिए लिखा हुआ है कि देयर बाई इंजेक्टिंग लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम्स। ओके, आप थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर आरबीआई इस रेपो रेट को घटा दे तो बैंक ज्यादा से ज्यादा बोरो करेंगे, तो क्या लिक्विडिटी बढ़ेगा कि घटेगा? लिक्विडिटी विल इंक्रीज, एज रिजल्ट ऑफ विच लेंडिंग टू द पब्लिक भी इंक्रीज करेगा, तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई विल राइज एनकरेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इसी का उल्टा कर लीजिए कि अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया तो बैंक अब बोरो करने में उतना ज्यादा इच्छुक नहीं रहेंगे, तो लिक्विडिटी गिरेगा, and as a result of which lending to the public will also decrease, money supply will fall, which will ultimately help in controlling inflation। ठीक है, सो रेपो रेट को डिक्रीज करने से बैंक की लिक्विडिटी हाई होती है और रेपो रेट को इंक्रीज करने से बैंक की लिक्विडिटी गिरती है। ओके, सो दिस इज डन। फिर रिवर्स रेपो रेट, इट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द सेंट्रल बैंक, अब की बार आरबीआई बोरो कर रहा है। रेपो रेट में क्या हो रहा था, आरबीआई लैंड कर रहा था, यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोरो किए हैं पैसे कमर्शियल बैंक से, शॉर्ट पीरियड ही है, और ये गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज प्लेज करेंगे। इसके अगेंस्ट जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है बाय दीज कमर्शियल बैंक्स, उसे हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। So RRP is the interest rate at which the central bank borrows money from commercial bank usually for a short period against government securities as collateral, thereby absorbing liquidity from the banking system। अगर आरबीआई पैसे बोरो कर रहा है, आरबीआई इज बोरोइंग मनी
तो बैंक के पास पैसे गिर जाएंगे। तो कैन आई से इन टेक्निकल लैंग्वेज कि थ्रू रिवर्स रेपो रेट द सेंट्रल बैंक हैज absorbed liquidity from the banking systems? Yes. अगर ये समझ में आया तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि रेपो रेट के इंक्रीज होने से बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसे डिपॉजिट करेंगे विद आरबीआई, क्योंकि उन्हें अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिलना है। बैंक के पास पैसे कम होंगे तो लिक्विडिटी गिरेगा, as a result of which lending to the public will also decrease, money supply will fall, which helps in controlling inflation. इसी का उल्टा अगर रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज हो जाए तो बैंक्स अब आरबीआई के पास पैसे डिपॉजिट करवाने में उतने इच्छुक नहीं रहेंगे, liquidity will increase, lending to the public will also increase, so money supply will rise, encouraging economic growth. ये पेज 100% समझ में आएगा कि रिवर्स रेपो रेट के डिक्रीज होने से या रेपो रेट के डिक्रीज होने से बैंक की लिक्विडिटी हाई होती है, ऐसे ही रेपो रेट के इंक्रीज होने से और रिवर्स रेपो रेट के इंक्रीज होने से बैंक की लिक्विडिटी गिरती है। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज्ड बाय द आरबीआई टू मैनेज लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम थ्रू रेपो एंड रिवर्स रेपो ऑपरेशंस। तो इस रेपो और रिवर्स रेपो को यूज करके क्या आरबीआई लिक्विडिटी को मैनेज कर रहा है? हाँ, इसीलिए इन्हें लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहा जाता है। ओके, तो ये समाप्त हुआ। फिर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये कंसेप्ट बिना आरआरपी के बताना इम्पॉसिबल है। रिवर्स रेपो रेट में हो क्या रहा था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पैसे बोरो किए एंड दे हैव प्लेज्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर इनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ना हो तो क्या ये पैसे बोरो ही नहीं कर पाएंगे? बोरो कर सकते हैं, और इसी को हम स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कहते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट में आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो एज कोलैटरल, यहां पर नो कोलैटरल इज रिक्वायर्ड। इट इज अ सेकेंडरी टूल फॉर एब्जॉर्बिंग लिक्विडिटी, इट इज द मेन टूल फॉर एब्जॉर्बिंग लिक्विडिटी। दोनों ही केस में आप बैंक से पैसे ले रहे हो ना, तो आप लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब ही कर रहे हो। ये मेन टूल है, ये सेकेंडरी टूल है। यहां पे जो इंटरेस्ट रेट कमर्शियल बैंक चार्ज करता है उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, और इसे हम कहेंगे एसडीएफ रेट। ठीक है। फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, it is a facility that allows commercial bank to borrow overnight funds, overnight मतलब short term funds ही हो गए। तो it is a facility that allows commercial banks to borrow overnight funds from the RBI by pledging government securities held under the SLR as collateral, thereby meeting the temporary liquidity shortages and injecting liquidity into the banking systems. The interest rates charged by the RBI under this facility is called as MSF rate. बाप रे बाप सर, पूरा दिमाग के ऊपर से चला गया। अच्छी से बताइए, जैसा आप बोलोगे वैसा मैं मानूंगा। सर सबसे पहले स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है ये समझाओ। हर एक बैंक के जो नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज होते हैं, उसका कुछ परसेंटेज दे नीड टू इन्वेस्ट इन गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और उस परसेंटेज को ही हम एसएलआर बोलेंगे।
जब आप इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई में प्लेज करते हो या एज रखते हो एज कोलैटरल, और उसके अगेंस्ट जो आपको ओवरनाइट लोन मिला, वी कॉल इट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेगा, उस रेट को एमएसएफ रेट कहा जाता है। फिर से बोल देता हूं कि हर एक बैंक अपना कुछ परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी को डिपॉजिट करते हैं इन गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब जब आप इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एज कोलैटरल रखकर आरबीआई से लोन लोगे, ओवरनाइट लोन लोगे, तो वी कॉल इट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और उस लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चार्ज करेगा, उसे हम एमएसएफ रेट कहेंगे। अब पढ़िए, पूरा क्लियर हो जाएगा कि इट इज द फैसिलिटी दैट अलाउज कमर्शियल बैंक्स बोरो कर रहे हैं ओवरनाइट फंड्स। किससे? आरबीआई से। अब लोन ऐसे तो मिलेगा नहीं, इन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लेज करनी पड़ेगी अंडर द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एज कोलैटरल, thereby meeting the temporary liquidity shortages। कमर्शियल बैंक के पास पैसे आ रहे हैं, इसलिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से इंजेक्ट किया जा रहा है लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम्स। द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द आरबीआई अंडर दिस फैसिलिटी इज कॉल्ड एज एमएसएफ रेट। ओके। फिर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। कई बार क्या होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इतना ज्यादा पैसा डाल देते हैं बैंक के पास कि भैया बैंक के पास अता पैसे हो चुके हैं। तो इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही इस स्कीम को लाया गया। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू न्यूट्रलाइज द सरप्लस लिक्विडिटी क्रिएटेड बाय लार्ज foreign capital inflows such as foreign direct investments and foreign institutional investors. So it is a monetary policy tool which was introduced in 2004 under which the government of India, हमारा जो भारत सरकार है, वो रिजर्व आरबीआई के बिहाफ में इशू करता है स्पेशल ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स to absorb excessive liquidity from the banking systems. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के बिहाफ में कुछ स्पेशल ट्रेजरी बिल्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इशू करेगा, तो उनके पैसे निकलेंगे। इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब द एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। बैंक के पास बहुत पैसे आ चुके थे, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करके उनका लिक्विडिटी को थोड़ा एब्जॉर्ब कर लिया गया। सर एक बार और पढ़ा दीजिए, तब क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है। सो इट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल introduced in 2004 under which the government of India on behalf of RBI issues special treasury bills, government securities to banks, financial institutions and other market participants to absorb excess liquidity from the banking systems. It was introduced to neutralize the surplus liquidity created by the foreign capital inflows such as FDI and FII. Okay. मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम समझे बिना आपको ओपन मार्केट ऑपरेशंस को आप क्लियर हो ही नहीं सकता। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में गवर्नमेंट स्पेशल सिक्योरिटी सेल करेगा, दे आर गोइंग टू इशू ऑन बिहाफ ऑफ द आरबीआई। बट ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बोला जा रहा है आप साइड में रहिए, आरबीआई डायरेक्ट ही काम करना है। तो आरबीआई बाइज एंड सेल्स existing government securities in the open market to regulate liquidity. तो यहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के बिहाफ में सिक्योरिटीज इशू कर रहा है, सेल कर रहा है,
ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई खुद बाई भी करेगा, सेल भी करेगा। यहां केवल और केवल सेल है, यहां पर बाई और सेल दोनों है। तो हु इश्यूज सिक्योरिटीज? जीओआई ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई। यहां नो न्यू सिक्योरिटीज आर इश्यूड, आरबीआई बाइज एंड सेल्स एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, ये बताया भैया कि हु कंडक्ट द ऑपरेशन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टर। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में आप एब्जॉर्ब कर रहे हो लॉन्ग टर्म एक्सेस लिक्विडिटी को, स्पेशली अराइजिंग फ्रॉम लार्ज फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज सच एज एफडीआई, एफएफआई। बट ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आप ओवरऑल या डे टू डे लिक्विडिटी को मैनेज करते हो इन द इकोनॉमी बाई बाइंग और सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो यहां लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी पे बात हो रही है, यहां डे टू डे लिक्विडिटी पे ध्यान दिया जा रहा है। नाउ लास्ट, शिफ्ट फ्रॉम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स टू इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या हो रहा था कि आरबीआई was instructing the banks on their lending and interest rate and bank must comply। अगर एसबीआई के पास 100 करोड़ है तो आरबीआई में डायरेक्टेड टू लेंड 40 करोड़ और फिक्स द लोन इंटरेस्ट एट 10%। मतलब बैंक के पास कोई पावर ही नहीं है, आरबीआई ने बोल दिया ना 40 करोड़ लेंड करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। आरबीआई ने कह दिया कि इंटरेस्ट रेट 10% होगा तो 10% ही होगा। बैंक हैव नो डिस्क्रिशन, दिस इज डायरेक्ट कंट्रोल। लेकिन अब शिफ्ट हो गया है फ्रॉम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स टू इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स। अंडर इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट आरबीआई कोई अब डायरेक्ट ऑर्डर दे ही नहीं रहा, इंस्टेड इट इन्फ्लुएंसेस बैंक्स बाय चेंजिंग पॉलिसी रेट सच एज रेपो रेट। अगर वो रेपो रेट को घटा दे तो बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसे बोरो करेंगे, लिक्विडिटी बढ़ जाएगा, लेंडिंग टू पब्लिक विल इंक्रीज, मनी सप्लाई विल राइज, एनकरेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन यही अगर वो रेपो रेट को इंक्रीज करे तो बैंक्स का बोरोइंग will be less, liquidity will decrease, lending to the public will also fall, which will ultimately help in controlling inflation। तो यहां हमने मॉनेटरी पॉलिसी में जितने भी रिफॉर्म्स आज तक आए हैं, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, तो अब क्या कुछ सवाल किए जाए? हाँ सर, हमने जब एफएसडीसी और मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीट कर ही लिया है तो अब सवाल तुम लोग फटाफट सॉल्व कर लेंगे। द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल हैज बीन सेट अप टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, improve coordination among financial sector regulators. It performs functions such as enhancing inter-regulatory coordination, monitoring financial stability, and keeping oversight a large financial conglomerate. So which of the following is not included in the functions of FSDC? क्या इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन को एनहांस करना इनका एक फंक्शन था? हाँ। मॉनिटरिंग फंक्शनिंग ऑफ लार्ज फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट, ये एबीसी ग्रुप की बात हो रही है। स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये भी है। मैनेजिंग लिक्विडिटी, ये काम आरबीआई का है, ये काम एफएसडीसी का नहीं है। सो डी इज द राइट आंसर। फिर हु सर्व एज द चेयरमैन? एफएसडीसी का चेयरमैन कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। बी। फिर अंडर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कमर्शियल बैंक बोरो करते हैं फंड्स बाय प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हेल्ड अंडर एसएलआर एज कोलैटरल। देखिए, तो सी है मेरा सही उत्तर। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। देखो, हम लोग बहुत एफर्ट्स लेकर आप लोगों के लिए ऐसे कंटेंट ला रहे हैं, तो आप लोगों का दिया गया लाइक या कमेंट बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है हमें कि हम और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं। तो एकदम डेली बेसिस में आप लोग को पढ़ना है, लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए। बाकी अपने हेल्थ का ध्यान रखो एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर पेरेंट्स। तो टाटा बाय बाय।